जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अदिति गौर, प्रधानाचार्य स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल हरदोई। श्रोताओं, आज हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जिले के प्रमुख शिक्षकों से बातचीत करेंगे। हमारे बीच में आमंत्रित हैं श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी मयंक, जो एक कवि और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। आपको 1999-2000 सत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। आपने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जो ज़्यादातर कविताओं का संग्रह रहा है। उनमें से प्रमुख हैं नाना का उपहार, जो एक बाल कविताओं का संग्रह है, एक कल्पित दुर्ग एक खंड काव्य है, मयंक काव्य मंजूषा। इसके अलावा पढ़िए कविता गहिए ज्ञान। चंद्र प्रकाश द्विवेदी मयंक जी, रेडियो जागो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। इसके साथ साथ आज हमने आमंत्रित किया है मंजू वर्मा, जो एक शिक्षिका हैं, प्रभारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बरहा सुरसा की भी हैं। आप राज्य शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए हरदोई से एकमात्र चयनित शिक्षक हैं। आपको अन्य बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं मंजू जी। जी मैम। कई सारे राज्य स्तरीय पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं, जिसमें शामिल है आदर्श पाठ योजना। जी। इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग, ये भी एक प्रदेश स्तरीय जी। पुरस्कार है। इसके अलावा मेरा विद्यालय मेरी पहचान, Yes, ये भी ma'am। एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जो पुरस्कार आपको इस शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्राप्त होने वाला है, राज्य स्तरीय पुरस्कार, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। अपने विद्यालय को एक बहुत ही आदर्श विद्यालय, बहुत सुंदर विद्यालय बनाने के लिए बहुत सराहनीय प्रयास किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसके साथ साथ छात्र और छात्राओं की शिक्षा के साथ साथ उनके समग्र विकास के लिए, उनके संपूर्ण विकास के लिए भी आपने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इन्हीं सब के लिए आपको पुरस्कृत किया है। मंजू जी, आपका भी रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्योंकि हम लोग का विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र से है, उसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उसके लिए मेरा ये प्रयास है कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाएँ, ताकि वो मतलब कॉन्वेंट की तरफ भागने के बजाय शिक्षा की तरफ भागें। जी जी। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने अपना शैक्षणिक कार्य कब से शुरू किया, किस वर्ष से शुरू किया? मैं सन 1963 से शिक्षक बना जी। और उसके बाद में लगातार मैं करीब 20 साल, 20.5 साल के आसपास तक सहायक अध्यापक रहा। जी। फिर उसके बाद में 24.5 साल के आसपास, इतने दिन से मैं प्रधान अध्यापक के रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक रह करके फिर 30 जून 2008 को सेवानिवृत्त किया गया। जी। उसी बीच में मुझे कई बार पुरस्कृत किया गया। ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार मुझे कल्पतरु पुरस्कार दिया गया। जी। जनपदीय दक्षता पुरस्कार मुझे 93-94 में दिया गया। जनपदीय श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार मुझे 98 में दिया गया। जी। और उसके बाद में फिर मंडलीय दक्षता पुरस्कार 86-87 में मुझे दिया गया। जी। जी। और ये राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे 2000 में मिला, 1999 का 2000 में दिया गया। जी। और उसके बाद में 1 साल के बाद मुझे राज्य पुरस्कार भी दे दिया गया, वो 2000 का 2001 में। जी। इस प्रकार से ये जितने भी मुझे अवार्ड दिए गए, उसके बाद कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं ने भी मुझे हरदोई में कई बार, जब तक मेरा शिक्षक जीवन रहा, 17 बार में समारोह पूर्वक मुझे सम्मानित किया गया मंचों पर। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि एक शिक्षक के रूप में मेरी कुछ पहचान बनी और मेरे कर्तव्यनिष्ठ होने का मुझे अपने अंदर एहसास हुआ कि इस कारण ही ये मुझे पुरस्कार दिए गए। सूची है, काफ़ी लंबी है और इसका कोई अंत नहीं है। इसके लिए हमें बहुत गर्व होता है। हरदोई जिले के हम निवासी हैं, जिस जिले की आप पहचान है।
आपका सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई? सबसे पहले पोस्टिंग मेरी खसौरा जूनियर हाई स्कूल में जी। की गई। 13 साल में हरियाणा जूनियर हाई स्कूल ब्लॉक हरियाणा में ही मैं साइंस टीचर के रूप में वहाँ पर 13 वर्ष, सन 1977 में मैं हरदोई में निवास करने के लिए चला आया। तब मैं जूनियर हाई स्कूल पूरा बहादुर में साइंस टीचर लगभग 6 वर्ष रहा और 27 जनवरी सन 84 को मैं प्रमोट होकर के अर्थात प्रधान अध्यापक के रूप में पिहानी ब्लॉक में एक राभा जूनियर हाई स्कूल वहाँ का प्रधान अध्यापक में बनाया गया। लगभग 6 महीने वहाँ प्रधान अध्यापक रहा। जी। फिर 5 जुलाई सन 84 को जूनियर हाई स्कूल लालपालपुर में जी। मेरी पोस्टिंग कर दी गई। ये विकास क्षेत्र सुरसा में पड़ता है जी। और यहाँ से लगभग हरदोई जहाँ मैं निवास आजकल कर रहा हूँ वहाँ से 10 किलोमीटर है और उस स्कूल में मैं लगभग 24 साल रहा हूँ। तो वहाँ का कार्यकाल मेरा काफ़ी अच्छा रहा है और मैंने अपने जो भी परिश्रम था करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। ये सन 63 की बात बता रहा हूँ। जी, वहाँ जी। पर आने जाने के रास्ते नहीं थे, वहाँ पर लगभग मैं रहता था वहाँ। अच्छा, ऐसा हमें जानकारी मिली। आप जाने जाते थे कि आप कोई छुट्टी ही नहीं लेते थे? कहीं से सूचना मिली है जो ये सत्य भी है जी। कि जो सत्य होती है बात वो कहीं न कहीं से कान में आपके आ गई है। जी। तो ये बात भी सच है। मैंने अपनी जो छुट्टियां हुआ करती थी अपने विद्यालय के विकास कार्य के लिए, जी। कभी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो निर्माण कार्य करवाना है छोटा मोटा। जैसे मेरे विद्यालय में धूल बहुत हुआ करती थी, पीली अच्छा। मिट्टी थी। अच्छा। तो जब मैं अपने विद्यालय पहुंचा हूं तो मैंने संकल्प कर लिया था विद्यालय की ये मिट्टी जो हमारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठते हैं, जी। ये धूल को मैं गायब कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से कुछ थोड़े से यूकेलिप्टस के पेड़ वगैरह विद्यालय के पीछे लगवाए। अच्छा। और अपने ग्राम शिक्षा समिति की सहमत से प्रधान जी की अध्यक्षता में डेवलप हुए। कुछ थोड़े से धीरे धीरे कुछ बिके, उससे फिर ईंटा और सीमेंट मंगवा कर मैंने अच्छा, अपनी अच्छा। सारी फर्श को ऐसे आपने एक- संसाधन इकट्ठे हाँ किए? संसाधन ये 3-4 साल में जी, लगभग जी, पूरी जी। फर्श पक्की कर दी। अच्छा, और अच्छा। फर्श पक्की होने से मेरे विद्यालय की शोभा बढ़ गई जी, और जी। बच्चे बड़े आराम से बैठा करते थे। आपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा और उसके लिए आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के कार्य किया, खुद ही संसाधन इकट्ठे किए। आप बिल्कुल भी सरकार पर निर्भर नहीं रहे। नहीं। आपको सपोर्ट जरूर मिला, आपको सहमति जरूर मिली प्रधान की, लेकिन प्रयास सारे आप ही के रहे। ये मेरी प्रेरणा अंतर मेरे था जी। कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा। बेसिक शिक्षा जो हमारी कुछ बदनाम हो रही है कि अध्यापक स्कूल नहीं जाते, जी। मैं वो करके दिखाऊंगा अपने जीवन में कि एक हमारा अध्यापक जो है हमारी हमसे कुछ प्रेरणा ले। और वो प्रेरणा के कारण ही मैंने अपनी सारी छुट्टियों को मैंने परवाह नहीं की। विद्यालय में मैंने अपने जैसे मेरे घर जितना प्यारा होता है, जैसे अपने बच्चे प्यारे होते हैं निजी, ऐसे जी। मेरे स्कूल के बच्चे प्यारे थे। बिल्कुल सही मैं- कहा आपने। माता पिता तो सिर्फ जन्म देते हैं और बच्चों को इंसान तो गुरु ही बनाते हैं, वही उनको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए गुरु का महत्व क्या होता है, ये आप उसका एक जीता जागता उदाहरण हैं। अब एक बार हम मंजू जी आपसे बात जी, करेंगे जी मैम। कि आज तो काफी संसाधन हैं, काफी जी, जी। सरकार बच्चों की शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है जी। और स्मार्ट क्लासेस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आप क्या कहेंगी कि सुविधाएं मिल रही हैं, उनका कितना इस्तेमाल हो पा रहा है और कितना बच्चों के लिए वो सही है? देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम लोगों को तो बहुत सारी सुविधाएं अब प्रोवाइड करने लगी है। जी। जिस समय मुझे इस विद्यालय का चार्ज मिला हुआ था जी। तो वहाँ पर मतलब जब मैं इस विद्यालय में आई थी सन 2012 में, जी। तो विद्यालय की स्थिति ठीक कही जाएगी, बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं थी। जी। तो लोगों का आना जाना, जानवरों का बंधना इस तरीके से था। तो मैं एकदम आई तो मैंने देखा अरे इस विद्यालय में फिर हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे। जैसा मैं चाह रही थी बच्चों को पढ़ाना वो नहीं कर पा रही थी। पर अभिभावकों से संपर्क किया, बात करी तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए। तो व्यक्तिगत प्रयास में हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि बाउंड्री बना पाए, इतना बजट नहीं था हमारे पास। जी। तो मैंने भी, जगह है हमारे विद्यालय की, जी, जी। उसमें मैंने नागफनी के पेड़ लगा दिए थे अच्छा, अच्छा। और एक गेट बनवा लिया था जी। लकड़ी का ही। जी। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने बच्चों के माध्यम से बहुत सारे पेड़ लगाए। अब धीरे धीरे ये बदलता गया। कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ गवर्नमेंट के माध्यम से हमारी बाउंड्री भी बन गई। इस तरीके से कार्य हुए। लेकिन बात हमारी शिक्षा की है जी। कि जितना हमें गवर्नमेंट दे रही है उसके अलावा हम कैसे उनको उन तक पहुँचा सकें। जी। इसके लिए फिर मैंने देखा कि बच्चे तो नामांकन है पर बच्चों का ठहराव नहीं हो पा रहा है। अच्छा। इसके लिए मैंने फिर
कुछ व्यक्तिगत प्रयास किया, और चूंकि मैं साइंस की शिक्षिका हूँ, छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना, बच्चों को शैक्षिक भ्रमण वहीं गांव में ही अपने खेतों में ले जाकर, वो दिन भर खेत में खेलते हैं, देखते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि कौन सा पेड़ उपजाऊ है, कैसे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन ज्ञान नहीं। तो उसको देने के लिए मैंने उनके साथ खेल खेल में ही, जैसे कहते हैं ना, शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो बच्चे हमसे बहुत अटैच हो गए। कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ जो हमारे अध्यापक थे, उन्होंने भी इसका बहुत सराहना की, हमारे हेडमास्टर जो थे जी। उसके बाद में वो रिटायर हो गए, तो मुझे स्कूल का चार्ज मिल गया जी। अब चूंकि हम अपने ही मुखिया हो गए अपने विद्यालय के, तो फिर मैंने उसमें कुछ और सोचा। वही विद्यालय का मेन है फर्श, जहाँ हमारे बच्चे बैठ रहे हैं, वहाँ गड्ढे इतने थे, तो उसको बनाने के लिए मैं व्यक्तिगत प्रयास किया, और हमारे जो प्रधान थे उस समय कायाकल्प भी आ गया तब तक, तो उसके माध्यम से हमारे विद्यालय में बढ़िया सा टाइल लग गया जी जी। उस समय वॉल पेंटिंग भी बहुत चल रही है। उसके लिए फिर मैंने अलग से अपना व्यक्तिगत बजट यूज किया, और पूरे विद्यालय में हर क्लास को क्लास के हिसाब से TLM का निर्माण कराया, मतलब पेंटिंग करवाई जी, जिससे बच्चे हमारे क्लास में बैठे तो कम से कम वो खाली बैठे हैं तो चित्र को ही देख करके पढ़ सकें, समझ सकें, उसको चित्र से ही उनको ज्ञान मिल सके। ऐसा क्लास तो मतलब दिन भर वो किताबों में ही ना खोए रहें, सामने कुछ चीजें हैं उसको देखें। ऐसे ही करके मैंने धीरे धीरे और प्रयास किया। अभी हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, हमारे जो पुस्तकालय है बहुत सुंदर सा पुस्तकालय है, अच्छा, तो उसमें कुछ व्यक्तिगत किताबें भी मैंने अपनी तरफ से ले जाके रखी हैं, बाकी गवर्नमेंट ने तो दी हुई हैं। तो उसमें मैंने क्या किया है कि बच्चे जो हैं खुद से, उसके मालिक भी बच्चे ही हैं। अच्छा। मैं उसमें कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस इतना करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ पढ़ने के लिए। हमारे टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो बच्चे स्वयं किताब उठाते हैं, पढ़ते हैं, घर के लिए भी ले जाते हैं। उसका फ़ायदा मुझे ये मिल रहा है कि हमारे स्कूल में जो हम पत्रिका निकालते हैं सरस बाल मंजूषा के नाम से, अच्छा, उसमें उनका योगदान रहता है। बाल अखबार निकालती हूँ। अब इस बार तो मैंने एक नया प्रयोग किया जिसका बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, दीवार पत्रिका। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे किताब पढ़ते हैं, पुस्तकें जो पढ़ रहे हैं पुस्तकालय से, उनको पढ़ के वो खुद लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रयास करके मैं अपने विद्यालय को और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रही हूँ। यानी कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए काफी सारे कार्य कर रही हैं, और मेरे ख्याल में हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर होता है। इस के जरिए आप वो हुनर भी पहचान लेती होंगी और बच्चे को उसके लिए मोटिवेट करती हैं। आपको बहुत बहुत सराहनीय कार्य है ये आपका। द्विवेदी जी, फिर से आपसे बात करेंगे कि आप दोनों ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के और अपने स्कूल की उन्नति के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ये बताइए कि पहले के समय में और आज के समय में, पहले जैसे संसाधन नहीं हुआ करते थे कि क्लास में ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, चौक भी नहीं है, फर्श भी टूटा फूटा होता था, बच्चे भी पट्टियों पे बैठ रहे हैं और आए या नहीं आए बच्चे, उस समय में और आज के समय में जब स्कूल को सरकार इतने सारी सुविधाएं दे रही है कि स्मार्ट बोर्ड्स तक हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, और इसके अलावा फर्श भी बहुत अच्छे हैं, टाइल्स लगे हुए फर्श हैं, भोजन भी बच्चों को मिड डे मील भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आप क्या कहेंगे कि पहले के ज़माने में सुविधाएं तो मिली, लेकिन क्या शिक्षा का स्तर क्या इतना अच्छा है आज के ज़माने में भी? आज मैं प्रिय को बहुत ही धन्य समझता हूँ कि रेडियो जागो 90.4 FM मुझे कवर कर रहा है, और इसके अंतर्गत आपने इतने अच्छे प्रश्न मुझे मेरे सामने रख दिए हैं। वास्तव में जो आज सुविधाएं अब मिल रही हैं, क्योंकि RTE एक्ट जब से बना है, 10 से लागू हुआ है, तब से काफ़ी सुविधाओं की ओर सरकार का भी ध्यान गया है। गांववासी भी कुछ जागरूक हुए हैं। सभी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सारे बच्चे पढ़ने लगे हैं। पहले जिस वक्त मैं शुरुआत का टीचर था, उस वक्त उतनी शिक्षा की तरफ लोगों को ध्यान नहीं गया था। सुविधाएं भी कम थी विद्यालयों में, तब डेस्क बेंच कुछ नहीं थे। लेकिन अंत में जब मैं रिटायर जब हुआ हूँ, 1-2 साल पहले मेरे यहाँ भी फर्नीचर पहुँचा, और उसमें तब बच्चे मेरे फर्नीचर पर बैठने शुरू किए। हाँ, इतना जरूर है कि उस वक्त प्रयास व्यक्तिगत रूप से जो अध्यापक करते थे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर सभी अकर्मण्य अध्यापक हमारे यहाँ हुआ करते थे, बड़े परिश्रमी थे। इतनी अच्छी अच्छी स्लोगन्स हम लोगों ने लिखवा रखे थे विद्यालय में। जो कोई जाता था कक्षाओं में तो सब स्लोगन्स पढ़ करके इतना प्रभावित हो जाया करते थे। इतने अच्छे स्लोगन्स हम लोगों ने ढूंढ रखे थे, लिखवाए थे, कुछ अच्छे वाक्य लिखवाए थे। वो हमारे एक सहायक अध्यापक थे श्री लायक राम जी। उन्होंने जब मुझे देखा, मेरे प्रधान अध्यापक के अंदर एक
प्रतिभा है, वो सोचते हैं कि हमारा विद्यालय, तो उन्होंने मुझसे यही कहा, मुझे पेंट कुछ ला दीजिए गुरुजी और ब्रश ला दीजिए। जी, तो उनके एक हाथ में तूलिका रहा करती थी और एक हाथ में अपना कक्षा का जब घंटा उनका लगता था। इतने बढ़िया अध्यापक थे, बहुत अच्छा। मैं उनकी बहुत अब भी तारीफ करता हूँ। अब वो दुनिया में नहीं है, वो स्वयं प्रधान अध्यापक होकर चले गए थे। कहने मेरा मतलब, शुरुआत में ऐसे लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग किया, लेकिन उस वक्त बच्चे टाट पट्टियों पर ही बैठा करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपना विद्यालय साफ सुथरा रखते थे। यानी कि आपके प्रयासों से सब कार्य आप सुनिश्चित कर ले जाते थे। इच्छा यही थी कि मेरा विद्यालय एक अच्छे विद्यालय के रूप में निकले, जिसकी वजह से मैं अपना, और मेरे सहयोगी भी बहुत सहयोग मेरा करते थे, क्योंकि जब जानते थे इन्होंने इतना त्याग किया है, अपनी छुट्टियां को भी गंवा देते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अभिलेख भी मैं अपने छुट्टियों में जाके बना लिया करता था। अभिलेख ही जो हमारा कार्य था, तो फंड कुछ हुआ करते थे, कुछ अभिलेख लिखने ज़्यादा हुआ करते थे। स्कूल टाइम में कोई अभिलेख मैं नहीं लिखता था, सारा समय में बच्चों की पढ़ाई की और व्यवस्था की तरफ में दिया करता था। अब काफ़ी सुविधाएं आ गई हैं, अब तो कई प्रकार के यंत्र ऐसे आ गए जिनकी पढ़ाई होने लगी है अपेक्षा अब बहुत अच्छी तरफ हमारी बेसिक शिक्षा जा रही है। हमारी बेसिक शिक्षा का नाम बदनाम नहीं हो, ऐसे तमाम हमारे शिक्षक हैं। हमारे ब्लॉक में भी एक हमारे मंजू वर्मा हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। रेडियो जागो 90.4 FM में उनको कवर किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है उनको देख करके। वो हमारे बीच में मौजूद हैं। रेडियो जागो 90.4 FM के स्टूडियो में मौजूद हैं और मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 दौर के शिक्षक हमारे पास में आज मौजूद हैं, अपने अपने समय में पूरे कर्म निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को ना केवल किताबी ज्ञान प्राप्त हो बल्कि व्यवहारिक ज्ञान जरूर उन्हें मिले। इसके साथ साथ नैतिक शिक्षा पे मैंने जाना कि आप दोनों ने बहुत ध्यान किया। नैतिक शिक्षा के लिए आप क्या कहेंगे चंद्र प्रकाश? बच्चों की नैतिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों की नैतिक शिक्षा, उनके नैतिक मूल्यों के बारे में आप क्या कहेंगे? शिक्षक तो वैसे भी जागरूक हुआ करता है जी। उसको नैतिक मूल्य उसके अंदर स्वयं हुआ ही करते, इसीलिए वो शिक्षक होता है। जब शिक्षक हो जाता है तो उसके अंदर एक स्वयं में भावना पैदा होती है कि शिक्षक के रूप में हम एक ऐसे बच्चे के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे विद्यालय में जो हमने प्रयास किए वो नैतिक शिक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रयास थे। मैंने समितियां बनाई बच्चों की, जो अनुशासन समिति थी, ऐसे ही खेल कूद समिति थी, एक स्वागत समिति बनी हुई थी, स्वच्छता समिति बनी हुई थी। बच्चे स्वयं अपना सब देख लिया करते थे, बहुत सहयोग करते थे, जिससे हम लोगों अध्यापकों का समय ऐसा बच जाया करता था। बच्चों को कभी कोई डांटने या मारने की कोई ऐसी नौबत नहीं होती थी। अब तो खैर मारने की बात खत्म हो गई, लेकिन हमारे पीरियड वाले में कोई बच्चे मारे पीटे नहीं जाते थे, क्योंकि सब पढ़ाने पर ही हम लोग ध्यान दिया करते थे। हमारे विद्यालय में जो हमने अपना काम करना शुरू किया था वो हमारे यहाँ एक तो फुलवाड़ी बागवानी में कर, ये भी छात्रों का सहयोग हमको मिलता था और ये बाल सभा का गठन भी कर दिया गया था जी। और हमारे एक तो ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें हुआ करती थी नियमित, और हमने शिक्षक अभिभावक ये संगठन भी हमारा बना हुआ था, इसके हम बैठकें किया करते थे। इससे आप अभिभावकों से भी जुड़े रहते थे, जिससे कोई परेशानी उनके समझ में हो तो वो आपसे बांट सकें। मंजू जी, आप क्या कहेंगे कि नैतिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों के बारे में बच्चों में वो कैसे लाया जाए, उस तरफ आपके क्या प्रयास रहते? जो नैतिक मूल्यों की बातें हैं उसमें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हम बच्चों के सामने अपना मतलब खुद में सही नहीं परफॉर्म कर पाए, मतलब हम उनके लिए आदर्श नहीं बन पाए, अपना आचरण अगर सही रखेंगे तो हम बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। अब अगर हम विद्यालय लेट जाएंगे, अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, उनको क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चे वही देखते हैं, वही सीखते हैं जी। जो हमारा विद्यालय परिवार है उसके साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हमारे रसोइया हों, चाहे हमारे अभिभावक हों या हमारे टीचर्स साथी हों। तो जब हम उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, बच्चों के साथ अच्छा है, तो बच्चे वही सब देखते हैं और वही उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं। सही कहा आपने। हम अपना ही एक उदाहरण के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करें तो बच्चे उसी से ही सीखते हैं। और
मैम इसमें जो है बहुत बड़ा रोल जो होता है वो माता पिता का भी होता है। जैसे हम लोग जी। भी अपने विद्यालय में बैठक करते हैं, जी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बैठकें हैं जो निर्धारित हैं, जी। मतलब 3 महीने में हमको पीटीएम करना है, पर मंथ हमको एसएमसी करना है। बट उसके अलावा भी मैं प्रयास करती हूँ हमारा कनेक्शन जो है अभिभावकों से जुड़ा रहे। उसके लिए तो मैं मतलब 3 महीने ना करके मैं व्यक्तिगत रूप से क्लास वाइज जी। हर महीने अभिभावकों को बुला लेती हूँ, जी। जिससे जो उनके बच्चे हैं बच्चों के अभिभावकों से हमारा डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो जुड़ाव जाता रहता है। जी। और अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं आ रहा, बीमार जी, है जी। या पढ़ने में कमज़ोर है, जी। या कुछ बच्चे हैं थोड़ा, अब चूंकि ये ग्रोथ पीरियड रहता है उनका, जी। तो उनकी दिशाएं जो है भटकने लगती हैं, कुछ जी। गुटखा खाने लगते हैं, कंचे खेलना है, जुआ खेलना, इस तरीके की हरकतें शुरू कर देते हैं। तो इस पर भी हमको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है जी कि बच्चे हमारी गलत दिशा ना पकड़ लें। बिल्कुल सही तो उसके कहा। लिए हम लोग अभिभावकों से बराबर संपर्क में रहते हैं। हम्म। और अगर कोई बच्चा है तो जी। उसको पहले तो हम गार्जियन से ही बात करते हैं कि भैया ये पहुंचा कैसे वहाँ पर। हाँ, इसका मतलब हम में और आप में कुछ कमियां रह गई जो जी। बच्चा गलत दिशा पकड़ लिया। बिल्कुल सही तो कहा। उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं मिल करके, और कोशिश रहती है कि बच्चे उस चीज़ को छोड़ दें, बुरी आदतों को। बिल्कुल सही कहा। तो ये सब करके धीरे धीरे है कनेक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ेगी अपने अभिभावकों के साथ में। बिल्कुल सही कहा कि बच्चा अगर घर से निकले तो सीधा जी। स्कूल ही पहुंचे, इधर उधर भटके भटके नहीं। ना। इसके लिए अभिभावकों से जुड़े रहना शिक्षकों के लिए और प्रधान अध्यापकों के लिए ये बहुत जरूरी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जी। जितने बच्चों के नामांकन होते हैं वो सब बच्चे स्कूल आए, जी। शिक्षा का लाभ उठाएं, ये कैसे आप इंश्योर करते हैं? विद्यालय में बच्चा आने के बाद में हमने उसको कुछ दिया नहीं, दिया इन द सेंस अगर मैंने क्लास में उसको कुछ पढ़ाया नहीं, जी। उसको कुछ सिखाने का प्रयास नहीं किया, बच्चा हमारे क्लास में नहीं रुकेगा। जी जी और हर बच्चे की रुचियां हमें पता ही होनी चाहिए। ये शिक्षक का अपना दायित्व होना चाहिए कि उसको उसी की रुचि के अनुसार हम उसको शिक्षा दें। जो बच्चे हमारे गेम्स बच्चे उनको हम गेम्स में मोटिवेट करें, जी। जो पढ़ाई की तरफ हैं उनको पढ़ाई की तरफ। जैसे मैं भी राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कराती हूँ, जिसमें कोर्स जो है वो बहुत कुछ हमारा विद्यालयी कोर्स है जो पाठ्यक्रम में है, जी। कुछ हमारा बाहर का भी रहता है, रीजनिंग वगैरह भी। तो उसको मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको बताने का प्रयास करती हूँ। हर वर्ष हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और इस बार हमारे 5 बच्चे, जो कि यूपी की परीक्षा है पूरी, तो इसमें सेलेक्ट हुए, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये आपने रेडियो जागो 90.4 एफएम के माध्यम से बहुत अच्छी बात श्रोताओं को बताई जी। कि एक बार इसको पुनः आप बता दें जी। कि जिससे जो बच्चे या जो अभिभावक इसमें रुचि लें अपने बच्चों जी, को जी, जी। कराने के लिए, वो इसको ध्यान से सुने। ये परीक्षा है राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जी। जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो रही है। जी। तो इसमें ये है कि बच्चा जब कक्षा 8 में है तो वो परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकता है, जी। और अगर उसने परीक्षा पास कर ली तो अगले 4 वर्षों तक, यानी कि 9, 10, 11, 12 जी पर मंथ 1000 रुपए उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। जी जी तो ये बहुत अच्छी स्कीम भी है, और इसके लिए बच्चे थोड़ा सा मेहनत करें, क्योंकि पढ़ाई तो हम लोग करवा ही रहे हैं, उसके साथ में अदर जो उनका पाठ्यक्रम है जी। उसको भी समाहित कर दिया गया है, जिसको हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपने प्रयासों से, मैं प्रयास करती हूँ बच्चों के लिए बुक्स उपलब्ध कराना है, जी। उनके लिए जो है हम मतलब पेपर भी तैयार करते हैं, जी जी बाहर से जो पेपर मिल जाते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करा करके इसमें हम लोग सफलता दिला पा रहे हैं। अभी तक तो वही गांव के आसपास वाले इलाकों में ही पढ़ लेते थे, जी अब चूंकि बच्चे अच्छे निकल रहे हैं तो गार्जियन भी बड़ा मोटिवेट हो गए हैं। इसका जो प्रभाव ये हमको मिला कि हमारे बच्चे अब गांव से निकल करके शहर की ओर आ गए हैं। ये आर्य आपकी- कन्या है, वेणी माधव है, जीजीआईसी है, जीआईसी है, हम्म। इन जैसे अच्छे स्कूलों में भी वो लोग अपना नामांकन कराने लगे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन आपके जी। स्कूल से है। तो आपके स्कूल में बच्चे जरूर आएंगे, जी। जरूर बढ़ेंगे। और इतने अच्छे कार्य के लिए मैं एक बार फिर से आपको बधाई Thank you, देती ma'am। हूँ। आप इन कार्य को जारी रखिए और आगे और बढ़ाइए। पहली हमारे विद्यालय में एस्ट्रोनॉमी लैब हमारे डीएम साहब के द्वारा दी गई थी, जी तो उससे तो बच्चे और भी उसको पाकर, मतलब जब से वो मिली है तो बच्चे और भी ज्यादा हमारे यहाँ उपस्थिति बढ़ गई है, जी जी नामांकन भी बढ़ गया है। उसका नामांकन। कारण है ना, लोग देखते हैं कि अरे यहाँ पर ऐसा है क्या। बहुत सारे और साथ- अभी हम लोग, हमारा पूरा देश, अभी हम लोग बहुत उत्साहित बिल्कुल हैं ऐसे ही चंद्रयान पे छोटे- जाने छोटे के लिए छोटे- गए छोटे- हैं। जी, तो जी। अभी जब चंद्रयान वाला जो चल रहा था ना, तो बच्चों ने जब वो नक्षत्रशाला से उसको जोड़ा, हम लोगों ने कनेक्ट जी, करवाया जी, जी, कि देखा जी। हमने जितना आपको पढ़ाया था इसमें, जी तो जी, वो जी। अभी पूरा हो रहा है, हम लोग चंद्रमा पे पहुंच जी, गए। जी, तो जी, बड़ा जी। बच्चे उत्साहित थे और बहुत अच्छी चीज है। जी। उसका फायदा हम लोगों को बहुत मिल रहा है। मैम मंजू, आप साइंस की टीचर हैं और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी आप साइंस के टीचर रहे हैं। आप लोगों के क्लासरूम से ही बच्चे, ऐसे बच्चे निकल करके और सीधे चांद पर पहुंचे चंद्रयान के जरिए, और अब सूर्ययान भी छूट गया है। जी। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही बच्चों को तैयार करते रहिए। आपके क्लासरूम से मंजू जी ऐसे ही बच्चे निकलते रहें
कबीरदास जी ने आप जैसे गुरुओं के लिए बिल्कुल सही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आज जो रेडियो जागो 90.4 एफएम पे आप दोनों से हमने बातचीत की और इसका लाभ हमारे श्रोताओं को बहुत मिला। चंद्र प्रकाश जी, आप रेडियो जागो 90.4 एफएम के श्रोताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश ये देना चाहते हैं कि जो कार्य हम लोगों ने किया है जी, वो एक तरीके से सभी लोगों को प्रेरणा उनको मिले और अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावक और शिक्षक सभी लोग शिक्षा के प्रति जो है जागरूक हों। अब तो बहुत सुविधाएं जी। मिल रही हैं, उन सुविधाओं का भी लाभ उठाएं और तरह तरह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे कि अभी जो क्षेत्र दिए गए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में पहुंच गए, चंद्रयान पहुंच गया है, अपने स्कूलों में दिखा सकते हैं। जी। ऐसे हमारे यंत्र बन गए हैं, हमारे जी। स्कूलों को भी मिल गए हैं। जी। तो हमारे बच्चे जो है, जो बेसिक के बच्चे हैं, अभी हमारे पीछे सुविधाओं के लिए नहीं रही कि सुविधाओं की हमारी कमी है। हमारे अध्यापक लोग भी इसके लिए प्रयास करें और मैं समझता हूँ हर गार्जियन, हर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। कितनी मेहनत करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उस पर भी अपनी नज़र रखें। हमारे स्कूलों के लिए बस सहयोग करें। मेरी कामना है बेसिक शिक्षा के स्कूल एक ऐसे मॉन्टेसरी स्कूल के समान ही हमारा नाम हो आगे। हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम जी। वार्तालाप हुई है। अगर जो भी गार्जियन सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन लोगों को जो है कुछ प्रेरणा हम दे सकें, हमारा जीवन तभी धन्य होगा। और मैं समझता हूँ आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया रेडियो जागो 90.4 एफएम ने, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुरस्कार तो इसलिए दिए जाते हैं जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा प्रेरणा इससे। मिले, वरना पुरस्कार की कोई ऐसी वो नहीं है। एक आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, एक प्रश्न मुझे मेरे मन में बहुत एकदम उठा कि ऐसा क्या आपने कार्य किया था कि राष्ट्रपति पुरस्कार आपको उस समय मिला? मुझे स्वयं ही नहीं पता है कि मैंने ऐसा कार्य क्या किया। जी। मैंने तो वही कार्य किया जो विभाग चाहता था, जी। जिसके लिए मैं सेवा में लिया गया था। मैंने वो कर्तव्य पहले ही प्रण कर लिया था। जिस कार्य के लिए मेरा चयन हुआ है, उस कार्य को मैं अच्छे तरीके से जी करूँगा। जी, यानी और आपकी कर्तव्य निष्ठा, आप प्रेरणा मुझे- ईमानदारी से कार्य हाँ, करने की जो इच्छा ईमानदारी- शक्ति रही, वही आपको ये पुरस्कार दिला पाई। मंजू जी, आप क्या कहेंगे? रेडियो जागो 90.4 एफएम के माध्यम से कहना चाहूँगी कि एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दे दी गई है। जी। क्योंकि पुरस्कार मिलना तो मतलब हमने कुछ किया है, शायद इस वजह से मुझे पुरस्कृत करने का एक मुझे चुना गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ पुरस्कार नहीं है। जी। क्योंकि इससे क्या हुआ है कि एक तो ये मेरे लिए तो पुनर्बलन का काम हो गया, साथ ही मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगी। जी। एक जो टीचर्स का नाम एक तरीके से लग रहा था कि नहीं टीचर्स कुछ नहीं करते, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं, उसको मैं बिल्कुल नकारती हूँ कि ऐसा नहीं है। हम शिक्षक बहुत अच्छा अपनी तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मतलब पब्लिक स्कूलों को छोड़ दें, बिल्कुल जी। बेसिक के बच्चे ही हर जगह अपना परचम लहराएं। जी। ऐसी मेरी कामना है। और हमारे सभी टीचर्स की ओर से मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे आने वाले समय में आप जो ये चंद्रयान और सूर्ययान जैसे यान जो पहुंच रहे हैं, उसमें बहुत जल्द आपको हमारे बेसिक के बच्चे भी नजर आएंगे वहाँ पर जी, वैज्ञानिक जी। के तौर पे। जी। तो हर क्षेत्र में हमारे बेसिक जो है कहीं पर से भी बच्चे पीछे ना हो, इसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ और करती भी रहूँगी। जी। आपके प्रयास आपके मिशन को सफल करेगी, जरूर सफल करेगी, क्योंकि एक शिक्षक एक बच्चे के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो उसके जीवन को सही दिशा में लेकर के जाता है। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा देशवासी, एक अच्छा इंसान बनाता है। इसलिए इसके साथ ही मैं रेडियो जागो 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और चंद्र प्रकाश जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप आज हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया। मंजू, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप रेडियो जागो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आकर के आपने अपने अनुभव हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं को सुनाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।